नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कुछ रोज़ से थोड़ा सा वीडियो में व्यवधान आ गया था, फिर से मैं वो क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूं। कुछ स्वास्थ्य कारण की वजह से जो है ये आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो देखिए, आज जो हम लोगों ने पिछली अपनी क्लास देखी थी मुग़ल वंश में, वो हमने जहांगीर और शाहजहाँ तक देखी थी। तो आज हम लोग जो है औरंगज़ेब को देखेंगे। और आप ये समझिए कि मुझे लगता है कि मुग़ल वंश का सबसे विवादित बादशाह कह सकते हैं आप औरंगज़ेब को। और इतनी सारी कंट्रोवर्सी इतिहासकारों के बीच, लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां औरंगज़ेब को लेकर, और राजनीतिक माहौल में देख ही रहे हैं कि नहीं है किस तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। खैर, हमें उन लोगों से मतलब नहीं है, हम अपने काम की चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, यहाँ उस औरंगज़ेब का जो मूल नाम रहता है वो मुहीदुद्दीन रहता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तराधिकार के युद्ध में जो है औरंगज़ेब ने अपने सारे भाइयों को पराजित कर दिया और उसके बाद जो है मुग़ल बादशाह बन बैठा। तो इसकी कुछ उपाधियां थी। देखिए, इसकी जो प्रसिद्ध उपाधियां थी वो आलमगीर है, और इसके आलमगीर नाम पे बहुत सारी रचनाएं भी हुई, जैसे फतवाए आलमगीरी, इस तरह से और भी बहुत सारी, मासिरे आलमगीरी। और उसके बाद इसका एक नाम बहादुर था। अब औरंगज़ेब का जो बहादुर नाम है उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आगरा में जब ये अपने पिता शाहजहाँ के साथ रहता है तो 12 साल की उम्र में जो है दो हाथी रहते हैं, सुधाकर और सुंदर। ये दोनों अटैक करते हैं और औरंगज़ेब जो है इनसे लड़ता है और बहादुरी पूर्वक जो है इन दोनों हाथियों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो उसकी इस बहादुरी को देख कर जो है शाहजहाँ ने औरंगज़ेब का नाम बहादुर रख दिया था। तो बहादुर था वही, और देख ही रहे हैं कि किस तरह से उसने अपनी बहादुरी साबित की। उसके बाद इसे जो है जिंदा पीर भी कहा जाता था औरंगज़ेब को। और औरंगज़ेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक इसका जो होता है वो आगरा में होता है 1658 में, जब ये विजयी होता है उत्तराधिकार के युद्ध में। उसके बाद जो इसका वास्तविक राज्याभिषेक होता है वो दिल्ली में आके 1659 में होता है। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। अब इसके कुछ पत्नियां और पुत्रों को देख लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो इसकी जो सबसे प्रसिद्ध पत्नी रहती है दिलरास बानो बेगम, इसे राबिया उद दौरानी भी कहा जाता था। और इसी का पुत्र था अकबर और आजम। इसके 2 पुत्र थे औरंगज़ेब के, अकबर और आजम। ये दिलरास बानो बेगम से थे। और इसी का जो मकबरा है, जिसे हम काला ताज या फूहड़ ताज कहते हैं, दक्षिण का ताज भी कहा जाता है, वो आप देखिए औरंगाबाद में औरंगज़ेब ने इसकी याद में बनवा रखा था। तो ये उसकी सबसे प्रमुख रानी थी। उसके बाद जो इसकी दूसरी रानी थी या बेगम थी वो रहमतुन्निसा है, और इसका पुत्र जो है वो मुअज्जम था। और हम सभी जानते हैं कि उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में सबसे पहला शासक बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम ही सत्ता पे काबिज होता है। और इसके बारे में एक चीज़ रहता है कि औरंगज़ेब इससे जब ये गोलकुंडा और बीजापुर जाता है तो गोलकुंडा और बीजापुर शासकों से इसने कुछ गुप्त संधियाँ की थी, जिसकी वजह से जो है औरंगज़ेब इससे नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर इसे 12 वर्षों तक जो है बंदी बनाकर रखता है। तो देखिए, यूजीसी नेट में ये बात पूछी गई है, एक सवाल पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे भी कभी पूछा जाए कि औरंगज़ेब ने अपने किस पुत्र को जो है 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। तो आपको याद रखना है कि उसने मुअज्जम को जो है 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। वैसे इसकी और अन्य रानियाँ भी हैं, लेकिन मुझे जो लगा कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आया मैंने उनकी ही चर्चा की, बाकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसके कार्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, इसने खाद्यान्न कर को बंद कर दिया, यानी खाद्यान्न से जो कर था उसने इसको हटा दिया। और उसके बाद मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति, इन तीनों पर जो है इसने रोक लगा दी। तो ये इसके कुछ अच्छे कदम थे, क्योंकि ये सब इस्लाम धर्म में प्रतिबंधित था, इसलिए इसके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। फिर इसने देखिए सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया। हाँ, एक चीज़ और है कि एक क्वेश्चन आया था अभी, मुझे लगता है कि यूपी पीजीटी में पूछा गया था कि किस मुग़ल बादशाह ने आधिकारिक रूप से अपने साम्राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। नहीं, वेश्यावृत्ति को, हाँ, वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया था। तो आप याद रखिएगा कि आधिकारिक रूप से अगर वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करने की बात पूछी जाए तो आपको औरंगज़ेब याद रखना है। वैसे अकबर ने भी वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई थी। इसके बाद इसने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी। नवरोज़, तुलादान, संगीत, इन सारी चीज़ों पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि आप एक चीज़ और जानिए कि औरंगज़ेब स्वयं जो है एक अच्छा वीणा वादक था और ये वीणा बजाता था, लेकिन चूँकि ये सारी चीज़ें इस्लाम के विरुद्ध थी, गैर इस्लामिक प्रथा में आती थी, इसलिए इसने सारे प्रथाओं को बंद कर दिया। उसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण कदम रहता है कि पेशकार और किरोड़ी, ये 2 पद रहते हैं मुग़ल साम्राज्य में, इसने वो दोनों पद जो है केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए। तो एक तरह से आप ये समझिए कि ये इसके
धार्मिक कार्य थे या कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध थे। तो इसने ये दोनों पद जो है मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए, पेशकार और किरोड़ी। और ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, आप इसको याद रखिए। फिर जो है इसने दरबार में होली, दीपावली, मुहर्रम, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू त्योहारों को ही बंद कराता है, इसने मुस्लिम त्यौहार भी जो थे उनको प्रतिबंधित करा दिया दरबार में। और उसके पीछे देखिए उसकी कुछ अपनी राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं, अगर वो हम मेंस का टॉपिक होता तो शायद डिस्कस करते हैं या डिस्कस करेंगे, तो अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है। उसके बाद इसने व्यापारियों पर व्यापार विभेद कर लगाए, यानी जो मुसलमान व्यापारी 2.5% किसी चीज़ के लिए चुंगी दे देते तो हिंदुओं से जो है ये 5% वसूला जाता था। और ये जो है इसका जानबूझ के टारगेटेड था, मुल्लाओं और कठमुल्लों को खुश करने के लिए। उसके बाद देखिए इसने 3 प्रमुख हिंदू मंदिर थे जिनको तोड़ा, और इसको लेके बहुत विवाद होता है। और आप जानिए कि ये जिस टाइप का भी विवाद हो, लेकिन सच यही है कि इसके द्वारा मंदिर तोड़े गए। अब उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों तोड़े गए, वो बाद की बात है। ये राजनीतिक कारण था या फिर औरंगजेब हिंदुओं को दंडित करना चाहता था, जो भी रहा हो, अब वो मेंस में डिस्कस करने वाला टॉपिक है। लेकिन फिलहाल इसने 3 मंदिरों को तोड़वाया, जो कि गुजरात में सोमनाथ का मंदिर था, काशी में विश्वनाथ का मंदिर, और मथुरा में केशव राय का मंदिर तोड़ा गया। और जिसमें हम अभी देख रहे हैं कि जो ज्ञानवापी विवाद चल रहा है, बहुत पीछे आप देख रहे हैं कि चर्चा में रहा वो और मथुरा का जो केशव राय मंदिर है, इन दोनों को भी इसने तोड़वाया था, ये सत्य है। हालांकि ये अलग बात है कि नहीं, उस समय तात्कालिक परिस्थितियाँ कुछ और थीं, वो धार्मिक तौर पे नहीं तोड़े गए थे। उसके बाद जो है 1679 में इसने जजिया कर को पुनः आरंभ कर दिया, ये भी ध्यान रखना। और जजिया इसके समय में 3 श्रेणियों में स्टार्ट की गई, 12%, 24% और 48%, यानी 12 दिरहम, 24 दिरहम और 48 दिरहम के रूप में जजिया, जिसका जैसे कद होता था उस हिसाब से उससे जजिया लिया जाता था। तो ये भी आपको देखिए पूछा गया है कितनी श्रेणियों में कैसे कैसे लिया जाता था, तो आप ये भी यहाँ पे याद रखिए। अब देखिए जो इसने जजिया लगाया, तो जहाँ आरा बेगम द्वारा जजिया लगाने का विरोध किया गया था, और ये भी जो है देखिए परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए ऐसा नहीं कि इसने सारे काम जो किए वो हिंदू धर्म के विरोध में या किसी भी धर्म के विरोध में किए, इसने कुछ ऐसे कार्य भी किए जिसको धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। तो इसने एक पंथ भारती संगठन था देखिए राजस्थान में, फिर महाकाल मंदिर जो उज्जैन का है उसको, फिर रामदास गुरुद्वारा देखिए देहरादून में सिखों का गुरुद्वारा था वहाँ, फिर चित्रकूट के मंदिरों के लिए, फिर इलाहाबाद के मंदिरों के लिए, और जखबार के जोगियों को इसने भूमि अनुदान दिया। हम देखते हैं कि नहीं, यहाँ भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है धार्मिक संस्थानों की, ये मुगलों में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि अकबर द्वारा भी भूमि दान जो दिया गया था, उसी पे अमृतसर शहर का निर्माण किया गया। और हम देखते हैं जो हरमंदिर साहब है वो भी दान की भूमि पर ही बना था। तो मुग़ल बादशाहों द्वारा भूमि अनुदान देने की परंपरा काफ़ी थी, तो इसने इतने सारे लोगों को दिया था। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको इसमें सिंगल सबको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा पूछा गया सीधे कि जखबार के जोगियों को किसने भूमि दान दिया, तो वहाँ ऑप्शन में बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, और जनरली हमारा ध्यान औरंगजेब की तरफ नहीं जाता, क्योंकि हमें तो ये लगेगा कि ये तो धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा जो कुछ कार्य किए गए थे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती नहीं करनी है, इनको याद कर लीजिए, ताकि अगर ये सारे एग्जाम में आपको मिलते हैं तो आप बिना किसी झिझक के अपना आंसर सही कर लें। फिर देखिए इसने मक्का में जो धन जाता था मुग़लों के द्वारा, उसको इसने प्रतिबंधित करा दिया, और इसका कहना था कि जो अल्लाह का नूर है वो हर जगह है, ज़रूरी नहीं कि मक्का मदीना में ही उन पैसों को खर्च किया जाए, यहाँ भी जो दीन दुखी यारी हैं उनको हम उन पैसे को देकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप था इसका। तो एक शासक के तौर पर देखिए बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, गलत होती हैं, और उनका मूल्यांकन अगर हम उस परिवेश में जाकर करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ का, वैसे जनरली अब इतिहास का मूल्यांकन तो आप उस परिवेश में जाकर नहीं कर सकते हैं, उस समय के साक्ष्यों के आधार पर ही करेंगे, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती हैं। और हिस्ट्री राइटिंग का जो एक अप्रोच होता है, अगर आप इतिहास दर्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री राइटिंग पढ़ेंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी की बात कही गई है कि किस तरह से किसी इतिहासकार को न्यूट्रल होकर चीज़ों को लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक आइडियल स्टेप माना जाता है ऑब्जेक्टिविटी को। तो ये सारी बातें रहीं। अब इसके समय में जो है कुछ प्रमुख विद्रोह हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान रखना है कि जाटों का विद्रोह हुआ। देखिए मथुरा और जयपुर के पास, दिल्ली और आगरे के आसपास जो जाट रहते थे, तो आप ये समझिए कि जब आप कृषि संकट के बारे में पढ़ेंगे तब शायद आपको इन विद्रोहों की परंपरा या इन विद्रोहों की शुरुआत ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, जब हम लोग मेंस का टॉपिक करेंगे
कि क्यों ये जो विद्रोह हैं इसी समय होते हैं और ज़्यादा औरंगजेब के समय ही क्यों होते हैं। तो ये सारी समस्या जो है कृषि संकट से जुड़ी हुई। तो आप फिलहाल ये याद रखिए कि कौन सा विद्रोह प्रमुख रहा है, क्योंकि वो आपसे प्री में पूछा जा सकता है। फिर सतनामी विद्रोह होता है, फिर सिखों का विद्रोह होता है, और सिखों के जो नवे गुरु रहते हैं उनको जो है औरंगजेब फांसी पर लटका देता है। फिर अकबर जो इसका पुत्र रहता है शहजादा अकबर, उसका विद्रोह इसके खिलाफ होता है। फिर यूसुफ जइयों का विद्रोह होता है, और यूसुफ जइयों के विद्रोह का जो नेता रहता है वो भागू रहता है, ये भी पूछा गया। अफरीदियों का विद्रोह रहता है। फिर बुंदेलखंड में देखिए राजा चंपत राय और छत्रसाल बुंदेला, इनका विद्रोह जो है इसके समय में रहता है। पहले चंपत राय विद्रोह करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो है छत्रसाल उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद इसके प्रमुख विजयों को देखें तो देखिए इसने बहुत सारी विजय की, जैसे बंगाल विजय करता है ये, फिर और विभिन्न विजय है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा क्या है, बीजापुर और गोलकुंडा को, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो है, चाहे आप यूजीसी नेट की बात कर लीजिए, सीयूईटी की बात कर लीजिए, यूपीपीसीएस प्री की बात करिए, या किसी भी वनडे एग्जाम की बात करिए, उन एग्जामों में जो है आपसे ज़्यादातर जो है इन्हीं दो विजयों को पूछा गया है, घुमा फिरा के ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए सबसे पहले बीजापुर का विलय होता है 1686 में, पूर्ण रूप से जो है बीजापुर मिला लिया जाता है मुगलों के राज्य में। तो ये जो है यहाँ का अंतिम शासक भी पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिए सिकंदर आदिल शाह, आदिल शाही वंश रहता है बीजापुर में, आप जानते हैं। तो अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह रहता है। फिर गोलकुंडा का विजय जो है अगले साल यानी 1687 में होता है, और यहाँ का अंतिम शासक जो रहता है वो अबुल हसन रहता है, और ये भी देखिए यूपीआरओ में पूछा जा चुका। अब इसकी जो मृत्यु है औरंगजेब की, देखिए वो दक्षिण में ही रहता है उसी समय 1707 में खुलदाबाद, यानी महाराष्ट्र में जो जिसे हम देवगिरी या दौलताबाद कहते हैं, उसी के पास में खुलदाबाद पड़ता है, वहाँ इसकी मृत्यु होती है 1707 में, और यहीं खुलदाबाद में इसको दफन कर दिया जाता है, यानी इसकी मज़ार वहीं पे है। अब औरंगजेब के समय में देखिए कुछ प्रमुख विदेशी यात्री आए थे, हम उन्हें भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी कई बार बहुत पूछे गए। तो देखिए एक इटालवी यात्री रहता है जोवन्नी करेरी, ये औरंगजेब के शासनकाल में आया रहता है। उन यात्रियों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर जीन थेवेनाट, ये भी फ्रेंच रहता है, औरंगजेब के शासनकाल में आता है। फिर उसके बाद एब्बे कैरे, ये भी फ्रेंच रहता है, ये भी औरंगजेब के शासनकाल में आता है। फिर एक अंग्रेज यात्री रहता है ओविंगटन, ये भी औरंगजेब के शासनकाल में आता है, और ओविंगटन जो है औरंगजेब का बहुत बड़ा प्रशंसक रहता है, और ये शिवाजी का बहुत बड़ा आलोचक रहता है, और ख़ास तौर से शिवाजी की जो प्रशासनिक भू प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका बहुत बड़ा आलोचक रहता है। और यह ओविंगटन जो है ये कहता है कि नहीं, हाँ बहुत महान शासक औरंगजेब था, तो काफ़ी प्रशंसा करता है वो औरंगजेब को लेके। तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि कौन सा अंग्रेज यात्री रहता है जो औरंगजेब का प्रशंसक और शिवाजी का आलोचक रहता है, तो एक प्रश्न यही बन सकता है। अब इसके बाद देखिए औरंगजेब का जो मराठों से संबंध है वो थोड़ा कुछ विशेष रहता है, क्योंकि दक्कन के नासूर ने ही औरंगजेब का सत्यानाश पीट दिया, और आप देखेंगे कि दक्कन में ही फाइनली इसकी मृत्यु होती है, और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद भी ये दक्कन को जीत नहीं पाता है। और जिस तरह से स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी तरह से दक्कन के नासूर ने जो है औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। तो देखिए राजा राम को हटाकर संभाजी जो है शासक बनते हैं मराठों के, और संभाजी जो रहते हैं वो अपने एक सहयोगी रहते हैं कवि कलश, उनके साथ जो है पकड़े जाते हैं और इनको जो है फांसी दे दी जाती है। उसके बाद जो इनकी पत्नी रहती है येसुबाई और साहू, ये दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और इसके बाद इनको जो है औरंगजेब मुग़ल दरबार में लेके जाता है और इनको अपने संरक्षण में रखता है। और जब ये साहू पकड़ लिए जाते हैं तो उसके बाद इनका जो साहू का चाचा यानी संभाजी का जो भाई रहता है राजा राम, वो मराठों का नेतृत्व करते हैं मुग़लों के खिलाफ में। तो ये लड़ाई चल रही होती है। फिर आगे राजा राम की जब मृत्यु हो जाती है तो मराठों का जो नेतृत्व है वो राजा राम की पत्नी ताराबाई रहती हैं, उन्होंने मराठा नेतृत्व को नई दिशा दी, और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय रहते हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने 20 वर्षों तक लगभग मुग़लों का प्रतिरोध किया। और उसके बाद 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है तो मान लीजिए बहुत सारा परिवर्तन आता है, वो जब हम मराठाओं को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए वो चीज़ों में बता रहा हूँ। और ये जो साहू रहता है जो मुग़लों के दरबार में चला जाता है, संभाजी का पुत्र रहता है, इसको औरंगजेब ने जो है 7000 का मनसब दिया था और ईमानदार राजा की उपाधि दी थी। और ये जो साहू जी महाराज रहते हैं ये जो है औरंगजेब को पिता कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि देखिए चूँकि ये भी शासक के पुत्र रहते हैं तो बड़े लाड प्यार के साथ इनका पालन पोषण जो है मुग़ल दरबार में किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है, और जब मैं आपको मराठा पढ़ाऊँगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थोड़ा आसानी से कनेक्ट होगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ जल्दी हो गया, लेकिन ठीक है, जब हम आगे क्लास करेंगे तो ये भी आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने मुग़लों का राजनीतिक इतिहास शुरू किया था वो औरंगज़ेब के साथ यहाँ समाप्त होता है। और उसके बाद जो ये उत्तरवर्ती मुग़ल शासक होंगे, इनको हम जब आगे जाएंगे मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे तो उसमें हम वहाँ शुरू करेंगे। और कल जो हमारी क्लास होगी वो जो है मुग़लों के प्रशासन और संस्कृति, समाज, इन सारी चीज़ों पे होगी। तो आज फ़िलहाल मुग़ल राजनीतिक इतिहास यहाँ समाप्त होता है, और अभी के लिए धन्यवाद।